आज है 12 अक्टूबर रविवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से हुई 24 बच्चों की दर्दनाक मौत पर, जिसके बाद जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने मुस्लिम आबादी बढ़ने का कारण घुसपैठ को बताया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या के बाद उठे सवालों और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव पर भी नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में एक मिलावटी कफ सिर्फ पीने के बाद 24 बच्चों की मौत हो गई है और 3 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रयोगशाला जांच में पता चला है कि सिर्फ में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। यह एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल दवा में कभी नहीं किया जाता। कोल्ड्रिफ नाम की इस खांसी की सिरप को इस पूरी त्रासदी से जोड़ा जा रहा है। सितंबर से अब तक राज्य में 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। उनमें से ज्यादातर छिंदवाड़ा से थे, जबकि कुछ पड़ोसी जिलों बैतूल और पांढरोलना से थे। अफसाना खान ने अपने बेटे उसैद से जो आखिरी शब्द सुने, वे एक नर्सरी कविता की पंक्तियां थीं, अनार का मीठा दाना। नागपुर के एक अस्पताल में बिस्तर पर लेटे कमजोर उसैद ने ये कविता सुनाने की कोशिश की थी। अफसाना बताती हैं कि इन पंक्तियों को कहने के बाद वो बेहोश हो गया और फिर कभी नहीं उठा। 13 सितंबर को 3 बार डायलिसिस के बाद किडनी फेल होने से उसद की मौत हो गई। सभी 24 बच्चों में एक बात समान थी, उन्हें बुखार और सर्दी हुई थी और उनका इलाज परासिया में हुआ था। कई माता पिताओं के अनुसार इलाके के एक लोकप्रिय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कई बीमार बच्चों को कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप दिया था। सिरप पीने के बाद बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। जल्द ही वे उल्टियां करने लगे, सुस्त हो गए और उनके शरीर में सूजन आ गई। अंत में पेशाब न कर पाने के कारण बच्चों की किडनी बुरी तरह खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। शुरुआत में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को इन मौतों की भनक तक नहीं लगी क्योंकि बच्चे निजी अस्पतालों में भेजे गए थे। 16 सितंबर को जब नागपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल को सूचित किया, तब जांच शुरू हुई। 22 सितंबर को नागपुर के डॉक्टरों ने शक जताया कि किडनी को नुकसान किसी दवा की वजह से हुआ हो सकता है। जांच के बाद 2 कफ सिर्फ कोल्ड्रिफ और नास्ट्रो डीएस शक के दायरे में आए। जांच में पता चला कि तमिलनाडु की स्रेसन फार्मास्यूटिकल्स की बनाई कोल्ड्रिफ कफ सिर्फ में 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी था। यह एक जहरीला रसायन है जो आमतौर पर एयर कंडीशनर और फ्रिज के लिए एंटीफ्रीज घोल में इस्तेमाल किया जाता है। निर्माता कंपनियां लागत कम करने के लिए इसे ग्लिसरीन जैसे सुरक्षित पदार्थों की जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। भारत में बना दूषित कफ सिर्फ एक बार होने वाला स्वास्थ्य खतरा बन गया है। 2022 में गैम्बिया, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान में 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत भारत में बने दूषित सिरप से हुई थी। फिर भी यह समस्या बनी हुई है। इस मामले में कोल्ड्रिफ को तमिलनाडु सरकार ने 2011 में लाइसेंस दिया था। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय दवा निरीक्षकों ने पिछले 6 सालों में राज्य में कोई निरीक्षण नहीं किया, जबकि यह हर 3 साल में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की एक विशेष जांच टीम ने स्रेसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सोनी और स्रेसन फार्मा के निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों में दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में 500 से अधिक बच्चे बीमार पड़े, जिनमें 150 से अधिक की मृत्यु हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की। उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी 1951 में 9.8% से बढ़कर 2011 में 14.2% हो गई, लेकिन ये बच्चों के ज़्यादा पैदा होने के कारण नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुई घुसपैठ के कारण हुआ है। शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। उन्होंने कहा, ये प्रजनन दर के कारण नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण हुआ है। उन्होंने आगे कहा, घुसपैठिए कौन है? वे लोग जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है और जो आर्थिक या अन्य कारणों से अवैध रूप से भारत आना चाहते हैं।
अगर दुनिया में किसी को भी यहाँ आने की अनुमति दी जाए तो हमारा देश धर्मशाला बन जाएगा। इस बीच ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने अमित शाह के इस बयान के जवाब में एक्स पर लिखा, आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। मतलब जो 2014 में 15-16% थी, वो अब भाजपा सरकार के 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई। और इसका कारण आप घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई, सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? शाह की यह टिप्पणी जनसंख्या जिहाद के बारे में दक्षिणपंथी षड्यंत्र सिद्धांत के विपरीत भी नजर आती है, जिसके तहत मुसलमानों पर हिंदुओं को पछाड़ने के इरादे से अधिक बच्चे पैदा करने का आरोप लगाया जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी में 29.6% की वृद्धि पाई गई थी। ये घुसपैठ के बिना संभव नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र अकेले घुसपैठ को नहीं रोक सकता, क्योंकि घुसपैठ को उन राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है जो इसे वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अब रुख करते हैं केरल का, जहां से एक दुखद खबर सामने आई है। कोट्टायम जिले के एक युवक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने कहा कि 4 साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार हुआ था और उसने आरएसएस संगठन के कई सदस्यों से यौन शोषण सहा था। 23 साल के अनंतु अजी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ने लिखा, मैं किसी लड़की, प्रेम प्रसंग, कर्ज या ऐसी किसी भी अन्य चीज के कारण आत्महत्या नहीं कर रहा हूं। मैं ये चिंता और अवसाद के कारण कर रहा हूं। उसने आरोप लगाया कि बचपन में एक व्यक्ति ने लगातार उसका शोषण किया और बाद में उसे आरएसएस संगठन के भीतर कई लोगों द्वारा यौन शोषण का शिकार बनाया गया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े 3,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया है। पाल को उद्योगपति अनिल अंबानी का करीबी सहयोगी माना जाता है और उन्होंने कथित तौर पर इस धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई थी। एक और चिंताजनक खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बर्धमान जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। घटना शुक्रवार रात की है, जब छात्रा को उसके कॉलेज परिसर के बाहर से खींचकर ले जाया गया। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है। वो एक पुरुष मित्र के साथ रात का खाना खाने के लिए कैंपस से बाहर गई थी, जब कथित तौर पर उसे पास के एक जंगल में ले जाकर यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता के पिता ने कॉलेज अधिकारियों पर लापरवाही और छात्रावास में अपर्याप्त सुरक्षा देने का आरोप लगाया है। इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने डिजिटल युग में लड़कियों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और डीपफेक इमेजरी जैसे खतरों का जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष कानून बनाने और कानून लागू करने वालों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले को लेकर एक विश्लेषण भी सामने आया है। यह विश्लेषण दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने द हिंदू ग्रुप की पत्रिका फ्रंटलाइन के लिए लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन इस हमले के पीछे का गुस्सा उसी राजनीति को दर्शाता है जिसे उनकी पार्टी लंबे समय से वैधता देती आ रही है। ये घटना तब हुई जब 71 साल के एक हिंदू वकील ने अदालत में मुख्य न्यायाधीश गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया और चिल्लाकर कहा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये घटना प्रज्ञा ठाकुर के उस प्रकरण की याद दिलाती है, जिन्होंने खुले तौर पर नाथूराम गोसे की प्रशंसा की थी। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी नाराज दिखे थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। विश्लेषण के मुताबिक वकील का गुस्सा खजुराहो मूर्ति मामले में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों से भड़का था। अगर किसी कार्रवाई के पीछे कोई कारण है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। आज कुछ सनातनी मानते हैं कि अगर जज अपनी कथित सनातन विरोधी बयानबाजी जारी रखते हैं, तो उन्हें भीड़ द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि यह नई सनातनी आक्रामकता मुख्यधारा में कैसे आए। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य बीजेपी नेता अक्सर विपक्षी दलों पर सनातन धर्म का अनादर करने का आरोप लगाते हैं और खुद को सनातन धर्म के रक्षक के रूप में पेश करते हैं। बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों द्वारा एक सनातनी रोष को संगठित और उजागर किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश पर हमला इसी की एक और अभिव्यक्ति मात्र है। अब बात करते हैं एक आईपीएस अधिकारी की मौत पर हो रही राजनीति की। भारतीय पुलिस सेवा इप्स अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार को एक पत्र लिखा है।
उन्होंने इस घटना को सत्ता में बैठे लोगों के पूर्वाग्रही और पक्षपातपूर्ण रवैये की एक कड़वी याद बताया है। 52 वर्षीय वाई पूरन कुमार ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपने पीछे 8 पन्नों का एक नोट छोड़ा है, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि कुमार के परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी है। उनकी पत्नी ने फर्म में सभी आरोपियों के नाम सीधे तौर पर शामिल करने की मांग की है। बढ़ते दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला कर दिया है। अब आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां जवाबदेही पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य के 8 प्रमुख नगर निगमों का कई वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। इसके चलते 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट बिना किसी जांच के पड़ा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में ये खुलासा हुआ है। अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरों में कई वर्षों से एक भी ऑडिट पूरा नहीं हुआ है। ये गुजरात स्थानीय निधि ऑडिट अधिनियम 1963 का सीधा उल्लंघन है। अकेले अहमदाबाद नगर निगम का 2024-25 का बजट लगभग 12,000 करोड़ रुपये का है, लेकिन यहाँ 2017-18 के बाद से कोई ऑडिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सिर्फ एक शहर में लगभग 50,000 करोड़ रुपये के खातों की कोई जांच नहीं हुई है। नियमों के मुताबिक नगर निगमों का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के मार्गदर्शन में होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत कुमार शाह ने सरकार पर अनियमितताओं को जानबूझकर छिपाने का आरोप लगाया है। उधर उत्तराखंड से खबर है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएसएससी ने सितंबर में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। सरकार ने वादा किया है कि अगले 3 महीनों के भीतर यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद राज्य भर के बेरोजगार युवाओं ने हफ्तों तक तीव्र आंदोलन किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तालिबान से जुड़ी एक खबर ने दिल्ली में विवाद खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की की प्रेस वार्ता में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रेस वार्ता की भारी आलोचना हुई थी क्योंकि इससे महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वारा ने इस घटना को भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान बताया। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि पुरुष पत्रकारों को अपनी महिला सहकर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रेस वार्ता से बाहर चले जाना चाहिए था। इस बीच अपनी यात्रा के दौरान मुत्की ने उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने एक हदीस का अध्ययन किया और उन्हें कासमी की उपाधि भी दी गई। उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बागपत जिले के एक मस्जिद परिसर में इमाम की पत्नी और उनकी 2 नाबालिग बेटियों की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इमाम मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी इशराना और उनकी बेटियां सोफिया और सुमैया मस्जिद परिसर में अपने घर के अंदर खून से लथपथ पाई गईं। घटना के समय इमाम देवबंद गए हुए थे। मध्य प्रदेश से ही एक और परेशान करने वाली खबर है। भोपाल में पुलिस की पिटाई से इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में 22 वर्षीय बीटेक छात्र उदित गायकवाड़ को एक पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिख रहा है, जबकि दूसरा उसे लाठी से पीट रहा है। बाद में उसके दोस्त उसे एम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में 2 कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को निलंबित कर दिया गया है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय पटल की। अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से होने वाले सभी आयातों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द करने के भी संकेत दिए। यह व्यापारिक तनाव तब बढ़ा जब चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ट्रंप ने चीन के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नैतिक अपमान बताया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से चीन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इन धमकियों के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। और अंत में अर्थशास्त्र जगत से एक बड़ी खबर। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बैनर्जी अगले साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT छोड़कर ज्यूरिख विश्वविद्यालय में शामिल होने जा रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी विश्वविद्यालय संघीय अनुसंधान फंडिंग से जुड़ी पाबंदियों को लेकर व्हाइट हाउस के साथ टकराव की स्थिति में है। ये जोड़ी ज्यूरिख विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगी। उनका ये कदम तब आया है जब MIT ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्धारित नई संघीय फंडिंग शर्तों को अस्वीकार करने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है।
इन शर्तों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन को सीमित करना और भर्ती में नस्ल या लिंग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया